अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है। इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को न सिर्फ एंजॉय करें बल्कि अगर हो सके तो दूसरों के काम आने की या दूसरों की खुशियों का बाइस बनने की कोशिश करें। ये ज़िंदगी बहुत ही मुख्तसर ज़िंदगी है, कब पता नहीं चलता कि एकदम से आपकी आंखें बंद हो जाएंगी। बेहतर ये कि जो सीधा सीधा रास्ता है उस पे चलें और लोगों के काम आए। आप में से अगर कोई भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सका तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ना सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि अगर हो सके तो अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों में इस चैनल को इंट्रोड्यूस करवाएं। गाइस, आज की ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें खुर्शीद साहब ने कश्मीर से शेयर की है। ये बताते हैं कि इनका जो ताल्लुक है ये जम्मू कश्मीर का जो हाईवे है उस हाईवे से करीबी एक गांव से है। और इनका जो गांव है बेसिकली ये एक हिल स्टेशन है और यहाँ पे आमतौर पे 4 या 5 बजे के बाद सन्नाटा होना शुरू हो जाता है। अब इनके गांव के बारे में या अतराफ के इलाके में बहुत सारी और भी कहानियां हैं, बहुत सारी और भी मिथ हैं जो कि ना सिर्फ मशहूर हैं बल्कि अक्सर इनके गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं वो इन लोगों को मना किया करते हैं कि रात के टाइम में खास तौर पे जब सूरज गुरूब हो जाता है उसके बाद अपने अपने घरों से या गांव से निकलने से परहेज किया जाए। अब कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं जो आपकी बातों को मान लिया करते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि जिस काम से मना किया जाए या जिस तरफ जाने से आपको रोका जाए वो उसी तरफ जाना पसंद किया करते हैं। तो वैसे ही इनके गांव का एक लड़का था जिसे काशी के नाम से जाना जाता था। वो अक्सर अपने दोस्तों को जमा करता और जमा करने के बाद खास तौर पे मगरिब के बाद खेतों में या इस तरह का जो भी एरिया है वहां जाके ना सिर्फ बैठा रहता बल्कि ये लोग देर रात तक, रात के 9-10 बजे तक वहां पे बैठ के बातें किया करते। इसी तरह जब ये रमजान चल रहे थे तो ये जो काशी लड़का था ये अपने दोस्तों को लेके कश्मीर की एक मशहूर जगह है जिसे खूनी नाला के नाम से जाना जाता है। ये लोग बातें करते करते उस तरफ चले गए और इनको पता ही नहीं चला कि कब बातें करते करते रात के तकरीबन 9 या 10 बज चुके थे। दूर दूर तक सन्नाटा ही सन्नाटा मौजूद था। एतराफ में बहुत सारे दरख्त या जंगल नुमा एरिया मौजूद था और मुसलसल जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। अभी जबकि ये सारे लड़के वापस जाने के बारे में सोच ही रहे थे कि इनको ऐसा लगने लगा कि इनके अतराफ से, खास तौर पे जहां पे खूनी नाला मौजूद है जो कि बैनिहाल टनल के बिल्कुल करीब वाक़िया है, उस तरफ से एकदम से पायल की या घुंघरूओं की आवाज आना शुरू हुई। ये जो आवाज थी ये इस कदर वाज़े आवाज थी, क्लियरली पता चल रहा था कि कोई इनके अतराफ में मौजूद है और ख़ास तौर पे वो जो टनल वाले एरिया था वो यकीनन वहां पे मौजूद है। अब बात ये थी कि शुरू में घुंघरूओं की और पायल की आवाज आना शुरू हुई, लेकिन कुछ देर के बाद ऐसा लगने लगा कि ये जो आवाज है आहिस्ता आहिस्ता करके बढ़ती चली जा रही है और जिसने भी घुंघरू या पायल पहन रखे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके इन लोगों की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब ये गांव के लोग थे और इन्होंने सुन रखा था कि रात के औकात में अगर कोई इस तरह की आवाज आए तो 90% इम्कान होता है कि आपका वास्ता किसी चुड़ैल से पड़ने वाला है। और ऐसे ही हुआ कि जब ये लोग वहां पे बैठे थे और वहां से निकलना चाह रहे थे तो देखते ही देखते इनको ऐसा लगा कि सामने की तरफ से जहां पे वो टनल मौजूद है उस तरफ से जो औरत इनकी तरफ चलना शुरू हुई है, बज़ाहिर उसने गांव का लिबास पहन रखा है और उस लिबास का जो कलर है वो देखने में नीला लग रहा है। अब जैसे जैसे वो औरत इनकी तरफ बढ़ रही थी वैसे वैसे इनकी जो ऊपर की सांसें हैं वो ऊपर थीं और जो नीचे की सांसें हैं वो नीचे थीं। एक अजीब कन्फ्यूजन थी, ये यहाँ से ना ही हिल पा रहे थे और ना ही इन लोगों के अंदर इतनी हिम्मत मौजूद थी कि सामने की तरफ जहाँ पे रास्ता मौजूद है इस औरत के सामने होते हुए वहाँ से निकल के बाहर की तरफ चले जाएं। खैर इसी दौरानिए में जैसे जैसे वो औरत इनके करीब आई तो इनको ऐसा लगा कि ये जो चेहरा है बड़ा जाना पहचाना चेहरा है।
जब इन लोगों ने इस औरत के चेहरे पे मजीद गौर किया तो अब इनको लगने लगा कि इनके गांव में अब से तकरीबन 30 या 40 दिन पहले एक औरत का इंतकाल हुआ था, और उसका जो इंतकाल हुआ था वो दौराने ज़च्चगी हुआ था, यानी कि उसके बच्चा पैदा होने वाला था और उसी तकलीफ में उसका इंतकाल हो गया था। अब अजीब बात यह थी कि अगर उस औरत का इंतकाल हो चुका था तो इनके सामने जो औरत मौजूद थी जो कि हूबहू उसकी ही तरह थी, ये बिला आखिर कौन औरत थी? एक अजीब कन्फ्यूजन थी। इनकी समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ ये लोग देख रहे हैं वो हकीकत है या सरासर इनका वहम है। लेकिन जैसे जैसे वो औरत इनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी वैसे वैसे इस बात का यकीन हो चला था कि सरासर ये वही औरत है जिसका अभी इंतकाल हुआ था। अब जैसे ही वो औरत इनके बिल्कुल करीब आई तो इनके करीब आके वो इन सबको मुखातिब करने लगी और कहने लगी कि मुझसे जरा सा भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं वही हूं जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। बात यह है कि मैं वहां से बस यहाँ पे आ चुकी हूँ और मैं यहाँ पे अकेली मौजूद नहीं हूँ। पिछले कुछ अरसे में जितने भी गांव वालों का इंतकाल हुआ है या वो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं तो वो सारे के सारे तुम्हें यहाँ पे नजर आ सकते हैं। अब ये जो बात थी ये बड़ी अजीब बात थी और इनको लग रहा था ये जो भी औरत है जो कि हूबहू उसकी तरह है, ये इनको डराने की या इनके साथ मजाक करने की कोशिश कर रही है। खैर, जब इन लोगों ने उस औरत से कहा कि तुम जो भी हो हमारा इससे कोई सरोकार नहीं है, तुम यहाँ से चली जाओ और हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हारी बातों पे या तुम्हारे अल्फाज पे हम यकीन करें। अब जैसे ही इन लोगों ने इस तरह की बातें शुरू की तो जो औरत थी वो कहने लगी कि अगर मेरा यकीन नहीं आ रहा तो पीछे की तरफ देखो। जब उस औरत ने पीछे की तरफ इशारा किया और इन लोगों ने उस टनल की तरफ देखना शुरू किया तो इनको वहां पे बहुत सारे लोग नजर आना शुरू हुए और ये जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे ये सारे के सारे बड़े जाने पहचाने लग रहे थे। ऐसा लग रहा था इन तमाम लोगों से इन सब लड़कों की मुलाकात पहले भी रही है। जब इन लोगों ने उन चेहरों पे भी गौर करना शुरू किया तो वाकई में ऐसा ही था। ये जितने भी लोग थे सारे के सारे इनके गांव के ही लोग थे। लेकिन अजीब बात ये थी ये सारे के सारे जितने भी लोग थे इन तमाम लोगों का पिछले 2 या 3 सालों में इनके गांव के अंदर इंतकाल हुआ था। आसान अल्फाज में ये सारे के सारे मुर्दे जो इस दुनिया से जा चुके थे और जिनका ताल्लुक इनके गांव से था वो सारे के सारे इनके सामने मौजूद थे। अब इन लड़कों को अंदाजा हो चुका था कि इनसे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। लिहाजा इन लड़कों ने अपने तौर पे जो भी रिलीजन था इनका उसके मुताबिक इन्होंने रिसाइटेशन शुरू की। जो मुसलमान थे उन्होंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की और यहाँ से किसी भी सूरत ये लोग भागना चाहते थे। ये बताते हैं कि जैसे ही इस लड़के ने या उन तमाम लड़कों ने भागना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था इनके चारों अतराफ में वो सारे के सारे मुर्दे न सिर्फ फैल चुके हैं बल्कि अब ये लोग जहाँ पे भी भागना चाहते हैं उसी तरफ ये सारे के सारे मुर्दे इनको वैसे ही खड़े हुए नजर आने लगते हैं। खैर, जैसे तैसे करके ये लोग अपनी जान बचा के जब वापस अपने गांव पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद जितने भी बुजुर्ग थे उन बुजुर्गों को ये सारा का सारा वाकया बताया तो बुजुर्ग कहने लगे कि तुम लोगों को इसीलिए मना किया जाता था क्योंकि हमें पता है कि ये जो एरिया है खास तौर पे जो खूनी नाला है या फिर ये जो बानीहाल टनल है इसके अतराफ में हमारे जितने भी मुर्दे हैं वो नजर आया करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रेत हैं, कुछ लोगों का कहना है ये कारीन, ये हमजाद हैं, जबकि कुछ लोग ये कहा करते हैं ये सरासर धोखा है और जन्नात मुर्दों का रूप लेके हमें डराने की कोशिश किया करते हैं। खैर, ये जितने भी लड़के थे जिन सारे के सारे लड़कों ने उन तमाम मुर्दों को देखा था, अजीब बात ये थी कि जितने भी लड़के थे आहिस्ता आहिस्ता करके अगले 2 से 4 घंटों के अंदर अंदर इन तमाम लड़कों की न सिर्फ तबीयत खराब होना शुरू हो चुकी थी बल्कि देखते ही देखते इनको 102, 103 बुखार हो चुका था। अब मुख्तलिफ तरीकों से हर रिलीजन के मुताबिक इन लड़कों का इलाज किया जा रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि बजाय इसके ये जो भी लड़के थे इनकी तबीयत बेहतर होती या इनके अंदर बेहतरी आती,
देखते ही देखते ये लोग मजीद से मजीद बीमार होते चले गए। इसी तरह तकरीबन 40 या 45 दिन तक इन लड़कों का इलाज चलता रहा, लेकिन इन 40 या 45 दिनों के बाद इन लड़कों की जो तबीयत थी वो मजीद खराब होती चली गई। एक वक्त ऐसा आया कि जितने भी लड़के थे बारी बारी करके न सिर्फ मौत के मुंह में चले गए, बल्कि कहा जाता है कि जितने भी लड़के थे मरने के बाद उसी इलाके में, उसी टनल में इन लोगों ने भी नजर आना शुरू कर दिया था। अक्सर आपके अतराफ में इस तरह के गांव, इस तरह के एरियाज मौजूद होते हैं जिनके बारे में बहुत सारी मिथ्स या स्टोरीज मशहूर हुआ करती हैं। जाहिर सी बात है, जब ये स्टोरीज बनती हैं तो इनका कोई ना कोई बैकग्राउंड जरूर हुआ करता है, और जितने भी बड़े आपको अगर किसी चीज से मना किया करते हैं तो उसकी कोई ना कोई वजह हुआ करती है। इसी तरह एक स्टोरी हमें आसिफ साहब ने भी जम्मू कश्मीर से शेयर की थी, और ये जो वाकया था इनके चचा के साथ 1970s में पेश आया था। ये बताते कि इनके जो चचा हैं वो बुनियादी तौर पे पोस्टमैन का काम किया करते थे, और अक्सर ऐसा होता था कि काम के सिलसिले में इनको वापस आते आते मगरिब हो जाया करती थी। तो वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम था। तकरीबन जो गांव वाले थे वो सारे के सारे अपने घरों में जा चुके थे, और इनको अपने घर या गांव पहुंचने में देर हो चुकी थी। ये बताते कि इत्तफाक से जब इनका गुजर उस खूनी नाला के सामने से हुआ और ये जैसे ही उस नाले के बिल्कुल सामने पहुंचे तो बाकायदा ऐसा लगा कि किसी औरत ने इनका नाम लेके इनको मुखातिब किया है। अब शुरू में इनको लगा कि शायद ये इनका वहम है, लिहाजा ये चलते चले गए, लेकिन जैसे ही ये कुछ मजीद आगे पहुंचे तो बाकायदा दोबारा से किसी औरत ने इनका नाम लेके इनको पुकारा। अब जब दोबारा से इनको आवाज आई तो एकदम से पलटे, और जैसे ही ये पलटे तो इन्होंने देखा कि इनके सामने एक औरत जो कि मुश्किल से 25 या 26 साल की होगी, उसने काले कलर की साड़ी पहन रखी है, देखने में बहुत ही साफ सुथरी और गोरी चिट्टी लग रही है। और अजीब बात यह है कि उस औरत की गोद में एक छोटा सा यानी 1 साल का बच्चा मौजूद है। उस औरत ने इनको मुखातिब करके कहा कि आप जहाँ पे जा रहे हैं मुझे ज़रा आगे तक छोड़ दें, मुझे भी अपने गांव पहुँचने में देर हो चुकी है। अब ये देखने के बाद इन्होंने सोचा कि ये जो भी औरत है जाहिर सी बात है परेशानी में इतनी रात में यहाँ पे फंसी हुई है। इन्होंने सोचा कि मैं उसकी मदद कर देता हूँ, लिहाजा इन्होंने उस औरत को कहा कि मेरे पीछे पीछे चलो, जहाँ तक मैं जा रहा हूँ तुम्हारा वहाँ तक साथ दे सकता हूँ। अब ये आगे आगे चल रहे थे, इनके पीछे वो औरत चल रही थी। जैसे जैसे ये मजीद आगे बढ़ रहे थे वैसे वैसे इनको महसूस हो रहा था कि अब बाकायदा पायल की, ये घुंघरूं की आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। अब जब इनको पायल की, ये घुंघरूं की आवाज़ आना शुरू हुई तो इन्होंने एकदम से पलट के पीछे की तरफ देखा। अब जैसे ही इन्होंने पलट के पीछे की तरफ देखा तो सबसे पहले इनकी नज़र उस औरत के चेहरे पे पड़ी, जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अभी नज़र आया था। लेकिन उसके बाद यानी अगले लम्हे जब इनकी नज़र उस औरत के पैरों पे पड़ी तो इन्होंने देखा कि उस औरत के जो पैर हैं वो ना सिर्फ उल्टे हैं बल्कि कुछ अजीब तरीके से वो ज़मीन पे पाँव रख रही है। उसकी जो उंगलियां थीं बज़ाहिर पीछे की तरफ मौजूद थीं, जबकि उसकी जो एड़ियां थीं वो आगे की तरफ मौजूद थीं। अब ये देखते ही इनको अंदाज़ा हो चुका था कि इनके पीछे जो औरत मौजूद है वो यकीनन कोई चुड़ैल या फिर पिछल पैरी है। खैर, इनको जो कुछ आता था इन्होंने पढ़ना शुरू किया, और जितना तेजी से ये भाग सकते थे भागते हुए जैसे तैसे अपने घर पहुंचे। आज भी कहा जाता है कि जम्मू एंड कश्मीर में ये जो एरिया है ये ना सिर्फ हॉन्टेड है बल्कि आज भी एक औरत साड़ी पहने हुए और इसके साथ साथ एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए ना सिर्फ वहां पे नजर आती है बल्कि लोगों से लिफ्ट मांगा करती है। गाइस, मैं आपके साथ बहुत सारी स्टोरीज शेयर करता हूं जिनमें ज़्यादातर स्टोरीज पाकिस्तान की या इंडिया की हुआ करती हैं, लेकिन आज की जो कहानी है ये बड़ी मुख्तलिफ कहानी है। बेसिकली ये एक अरसे तक मिस्ट्री थी और इसके जो फैक्ट्स थे
या इसकी जो भी रियलिटीज थी उनके बारे में किसी को नहीं पता था। लेकिन ग्रेजुअली जैसे जैसे टाइम गुजरा और पुलिस ने जब इस केस को इन्वेस्टिगेट किया तो बिलाखिर ये जो अनसॉल्व मिस्ट्री थी ये सॉल्व हो गई। ये कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि महज 16 या 17 साल की बहुत ही हसीन लड़की थी। कहा जाता था कि ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस थी और अक्सर इसके पास जब भी टाइम होता तो इस टाइम को ये चर्च के अंदर स्पेंड किया करती थी। इससे पहले कि हम इसकी स्टोरी को स्टार्ट करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अब तक इस ऑडियो को लाइक नहीं किया तो मुझे सपोर्ट करने के लिए इसको लाइक कर दें। ये जो लड़की है, इस लड़की का ताल्लुक फिलिपाइन के एक छोटे से गांव से था। अक्सर दोपहर के 3-4 बजे ये रोजाना चर्च जाती और चर्च जाने के बाद वहां पे इबादत करती और 6 या 7 बजे तक वापस आ जाती। ये जो रूटीन था ये इस लड़की का सालों का रूटीन था। लेकिन एक दफा ऐसा हुआ कि जब ये लड़की चर्च गई तो चर्च जाने के बाद ये रात के 10 बजे तक वापस नहीं आई। अब जब वो लड़की वापस नहीं आई तो उसके जो घर वाले थे उन्होंने पहले गांव वालों को और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया। जब पुलिस ने उस लड़की की तलाश शुरू की तो उसके बारे में किसी भी किस्म का कोई क्लू नहीं मिला। खैर, कहा जाता है कि उसके कुछ दिनों के बाद यानी तकरीबन 10 या 12 दिनों के बाद गांव के जो लोग थे उन्होंने कुछ अजीब अजीब चीजों को नोट करना शुरू किया। वो कहा करते थे कि जब भी हम मगरिब होने के बाद यानी अंधेरा होने के बाद अपने गांव से बाहर निकलते हैं और दूसरे गांव की तरफ जाना शुरू करते हैं तो रास्ते में जो खेत आया करते हैं उन खेतों में हमें अक्सर एक लड़की जख्मी हालत में खड़ी हुई नजर आती है। अजीब बात ये थी, ये जो लड़की नजर आया करती थी इसको देखते ही ऐसा लगता था जैसे शायद ये वही लड़की है जो कि पिछले काफी अरसे से गुम हो चुकी है। लेकिन जब उस लड़की को फॉलो किया जाता या उसके पास जाने की कोशिश की जाती तो वो लड़की देखते ही देखते गायब हो जाती। अल्लाह जाने ऐसा क्या होता, या तो उसको जमीन निगल जाती या फिर आसमान खा जाता। खैर, जब इस तरह का सिलसिला मुसलसल चलता रहा तो ना सिर्फ पुलिस को बल्कि बहुत सारे पास्टर्स को इन बातों के अंदर इन्वॉल्व किया गया। पास्टर्स को बताया गया इस तरह से रात में एक लड़की खेतों में नजर आया करती है। खैर, इन लोगों ने जब अपने तौर पे पढ़ाई शुरू की, ये जो भी इनकी कैलकुलेशन थी वो शुरू की, तो इनका ये मानना था कि जो लड़की रात में खेतों में नजर आया करती है ये वही गुमशुदा लड़की है जो कि अब से तकरीबन 20-25 दिन पहले गुम हो चुकी थी। अब पुलिस ने भी जब अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन की और जो लड़की गुम हुई थी उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया तो पता ये चला कि उसका जो बॉयफ्रेंड था वो किसी भी तरह उसके मर्डर में या उसके गायब होने में शामिल नहीं था। इसी तरह पुलिस ने मजीद कोशिशें की और काफ़ी कोशिशों के बाद बिलाखिर एक आदमी का पता चला और कहा गया कि जो आदमी है ये आदमी भी उस लड़की से ताल्लुकात रखना चाहता था। खैर, जब पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार किया तो पहले तो वो मुसलसल इनकार करता रहा और उसके बाद जब पुलिस ने सख्ती से निपटा तो उस आदमी ने इकरार किया कि वाकई में इस आदमी ने उस लड़की को न सिर्फ अगवा किया बल्कि अगवा करने के बाद वो इस लड़की को लेके खेतों में चला गया। वहां ले जाके इस लड़की का रेप किया और रेप करने के बाद इसके जो भी पार्ट्स थे उन पार्ट्स को अलग अलग कर दिया। खास तौर पे इस लड़की के जिस्म का जो निचला हिस्सा था उसको ब्लेड्स के जरिए इस कदर नुकसान पहुंचाया गया कि किसी भी सूरत पुलिस को अगर पता भी चल जाए तो ये साबित नहीं हो सके कि इस लड़की का रेप किया गया था। खैर, जब उस आदमी ने इस तरह का एतराफ़ किया तो उससे पूछा गया कि बिलाखिर उस लड़की की जो बॉडी है या उसकी बॉडी के जो भी आज़ा हैं वो उसने कहाँ पे छुपाए हैं। पहले तो वो आदमी इस बात को बताने से परहेज कर रहा था, लेकिन जब दोबारा से पुलिस ने सख्ती की तो उसने माना कि उसने उन्हीं खेतों के अंदर उस लड़की की बॉडी को दफनाया है जिन खेतों में वो रात के औकात में खास तौर पे मगरिब के बाद नजर आया करती है। पुलिस का कहना था कि जब हमने वहां पे जाके उस जगह को खोदा और खोदने के बाद उस लड़की के बॉडी पार्ट्स को निकाला तो उसके जो बॉडी पार्ट्स थे
उन पे बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया गया था और ऐसा लग रहा था ब्लेड से काट काट के उनको अलग किया गया है। इसी दौरानिए में वो शख्स जो कि इस कत्ल के अंदर इन्वॉल्व था, उसने भी मौका पाके न सिर्फ खुदकुशी की, बल्कि कहा जाता है कि आज के दौर में भी जब भी रात में कोई उन खेतों से गुजरता है तो ना सिर्फ वो लड़की बरहना हालत में वहां पे नजर आया करती है, बल्कि अब उस लड़की के साथ साथ ये आदमी, जिस आदमी ने उस लड़की को कत्ल किया था, इसकी भी रूह को या इसकी भी स्पिरिट को वहां पे देखा जाता है। फिलिपाइन के अंदर ये जो एरिया है जो कि खेतों पे मुश्तमिल है और जिस एरिया के अतराफ में चारों तरफ गांव ही गांव मौजूद हैं, लोग अब कोशिश किया करते हैं कि रात के औकात में यहाँ से गुजरने से परहेज करें।